हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें से 2 वीडियो हो चुके हैं। आज तीसरा और लास्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की 3 वीडियो ऐसा क्यों, थोड़ा लंबा नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, प्रायद्वीपीय पठार का हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार ही पढ़ें और अच्छे से पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। और टाइम लगेगा, उसमें आपको सब्र की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो बिल्कुल रखेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख चोटी और प्रमुख पहाड़ियों पर अध्ययन करने वाले हैं। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, सारी बातें हम लोग आज यहां करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पश्चिमी घाट का हेडिंग में डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे पश्चिमी घाट पर्वत या पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत और चोटियां, ऐसा डालेंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से केप केमोरियन तक है। केप केमोरियन का को हम कन्याकुमारी का ही पुराना नाम केप केमोरियन है, या ऐसा लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। दूसरा पॉइंट, पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी घाट का जो पर्वत श्रेणी है वह भारत में दूसरे नंबर की सबसे लंबी श्रेणी है। पहला हिमालय, हिमालय के बाद पश्चिमी घाट के पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट लिखेंगे भी और समझेंगे भी। जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो कगारनुमा है। इधर कगारनुमा है, वो हम लोग अगर ऊर्ध्वाधर मतलब एक लंबवत अगर इसको देखते हैं तो उसका डायग्राम इस तरह से है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये हो गया, पूर्वी घाट ये हो गया। पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट की ओर पूर्व की तरफ ढलान है ना, पूर्व साइड की ओर ढलान है, जिससे यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। जैसे गोदावरी हो गया, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई। ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपना नदी कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम लंबवत समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा एक्चुअली कगारनुमा या भ्रंश कगार क्या है। ठीक, अगर हम देखें तो यही एक, जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है, आप थोड़ा सा देखेंगे पठार जहाँ पे बताया गया है एक्चुअली प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसको क्यों कहा जाता है, वो वीडियो में बताया गया है, उसको आप देखेंगे। और हाँ, एक सलाह आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आप प्रायद्वीपीय भारत का पठार अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के तीनों भागों को आप पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो हाँ, ये हो गया आपका, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो पश्चिमी घाट में मतलब मान लीजिए पश्चिमी घाट में कौन सा है, एक प्रसिद्ध शहर है मुंबई, वो भी कॉर्नर में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, किनारे में। और इधर चेन्नई है। तो ऐसा समझने के लिए में हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है। तो ये जो घाट है, ये वाला घाट, ये पश्चिमी है और ये घाट है पूर्वी। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपको मालूम है कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो है, पृष्ठभूमि है, वो अफ्रीकन प्लेट से टूट के अलग हुआ है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये अफ्रीकन प्लेट से क्या था, टच था एकदम, है ना।
कोई भी मोटी चीज अगर हम काटते हैं तो एक शेप में कगार बना लेती है, मतलब कॉर्नर बना लेती है, उसको हम भ्रंश कगार कहते हैं। इसको हम इस एरिया को इसको क्या बोलेंगे, भ्रंश कगार। तो हम लोग लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत एक प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, पठार तो है, उसके साथ में साथ यह एक पश्चिमी भ्रंश कगार है या भ्रंश कॉर्नर, कोना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की। जो भी है उसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिण में गुजरात, गुजरात है, गुजरात ये कच्छ है, ये कच्छ की खाड़ी यहाँ पे है और ये खंभात की खाड़ी है। ये वाला जो क्षेत्र है ये निकला हुआ है इतना, इसको गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र। और सौराष्ट्र क्षेत्र में, सौराष्ट्र देख लीजिए, इसको सौराष्ट्र क्षेत्र बोलते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र। सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिरी पहाड़ी। ये रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है, ये पहाड़ियों को इंडिकेट कर रहे हैं। उसमें से मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिरी पहाड़ी। ठीक है, अब एक बात और है, जो गिरी पहाड़ी है, इसी में एक पॉइंट लिखेंगे, गिरी पहाड़ी में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिरी पहाड़ी में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब इतना भारत है पूरा, है ना, इसमें कहीं भी एशियाई शेर नहीं पाए गए, यहीं पे क्यों पाए गए? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मन में आता है। चलिए उसको पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जो भारत का मेन पृष्ठभूमि है, वो अफ्रीकन प्लेट से लगा हुआ था, जब टूटा नहीं था, मतलब जुड़ा हुआ था। तो क्या था, अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे शेर पाए जाते थे, एशियाई शेर वहां पाए जाते थे। जब ये टूट के अलग हुआ, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, इसको छोड़कर अफ्रीकन प्लेट को, तो कुछ शेर यहाँ पर थे जो कि यहीं रह गए, मतलब यहीं पर रह गए और वो इस साइड चले गए और यहीं पर अपना स्थान बना लिए। इसलिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिरी पहाड़ी पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं इधर। तो पश्चिमी घाट पर्वत में का जो उत्तरी भाग है, इसको हम सह्याद्री क्षेत्र कहते हैं। इसको हम सह्याद्री क्षेत्र कहते हैं। सह्याद्री क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसको हम उत्तरी भाग को सह्याद्री क्षेत्र कहते हैं। और सह्याद्री क्षेत्र की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कालसूबाई, मतलब उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई चोटी, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी, कालसूबाई चोटी के दक्षिण में, चले, कालसूबाई चोटी है जो कि महाराष्ट्र में है और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और कालसूबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी स्थित है। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। चलिए अब बात करते हैं, महाराष्ट्र में ही स्थित है और महाबलेश्वर चोटी से ही अपने कृष्णा नदी का उद्गम होता है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए वो अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए वो अपना जल कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चलिए आगे आते हैं।
कर्नाटक राज्य में, पश्चिमी घाट के कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से दो चोटियां स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मागिरी चोटी और कुद्रेमुख चोटी। ब्रह्मागिरी चोटी और कुद्रेमुख चोटी दो प्रमुख चोटियां हैं। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। और यहाँ जो ब्रह्मागिरी चोटी है, ब्रह्मागिरी चोटी से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है और वह पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। समझ गए? ये कर्नाटक है, कर्नाटक में ब्रह्मागिरी चोटी, कुद्रेमुख चोटी और ब्रह्मागिरी से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिराती है। समझ में आ गया? चलिए, हाँ, जो एक कावेरी नदी है ये प्रमुख रूप से दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से? यहाँ से निकलती है ब्रह्मागिरी चोटी से, कर्नाटक में पूरा बहती है और इसके बाद यहाँ से तमिलनाडु में बहते हुए अपना न बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा लिखेंगे कि ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बहते हुए वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण भारत में, मतलब ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में मिलकर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। पर्वतीय गांठ ये दिख रहा है आपको। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत मिलकर दक्षिण भारत में एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं जिसे हम नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। उसको हम नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। इसको हम नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है, उच्चतम चोटी है, वो है डोडा बेटा। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये चोटी को इंडिकेट करता है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है तथा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी लिख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं नीलगिरी का जो पर्वत है, श्रेणी है, वो कितने राज्यों में फैला है। लिखेंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में प्रमुख रूप से विस्तृत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, बिल्कुल दिमाग से आपको समझना है कि नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप बिल्कुल नोट करते रहेंगे। नीलगिरी पर्वत पर ही तमिलनाडु में एक बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही मतलब घूमने लायक जगह है। ऊटी उसको बोलते हैं, ऊटी या ऊटक मंडल। ऊटी या ऊटक मंडल, ऊटी या ऊटक मंडल, ये प्रमुख रूप से कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में आता है। और किस पहाड़ी पे है? नीलगिरी पर है। समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये केरल में भी नीलगिरी का कुछ भाग है ना, जैसा कि आपको बताया है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का भाग है वहाँ पर एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है ऊटी या ऊटक मंडल, बहुत प्यारा जगह है, घूमने लायक जगह है। उसी तरह से जो केरल राज्य में उसका जो भाग है नीलगिरी पर्वत का, वहाँ उसको साइलेंट वैली केरल में इसको साइलेंट वैली या
शांत घाटी। केरल में नीलगिरी पर्वत का जो भाग केरल में है वहीं पर साइलेंट वैली या शांत घाटी मतलब बहुत ही घने जंगल, घने जंगल जो कि 12 महीना वर्षों वर्ष में पूरा हरा भरा रहते हैं। वो अपना पर्णपात नहीं करते, मतलब पत्ते नहीं गिराते हैं। जैसे कि अपने अगर उत्तर भारत के जो पेड़ पौधे हैं वो एक मौसम आता है जिसके कारण वो पेड़ पत्ते अपना पत्ते गिरा देते हैं और नए पत्ते का उसमें बसंत ऋतु में, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो पौधे हैं, यहाँ का जो पेड़ पौधा है बिल्कुल 12 महीने मतलब हमेशा सालों साल ये हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर्स ज़्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है और जिसके कारण वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं और साल साल तक बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। वो है, उसको हम साइलेंट वैली या शांति घाटी, मतलब हरे भरे होने से का कारण वहाँ पर शांति रहती है बिल्कुल, है ना। यहाँ इतना मतलब घना जंगल रहता है कि सूर्य की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर पाती, बिल्कुल घना जंगल साइलेंट। इसीलिए यहाँ पर इसको हम जैव विविधता के नाम से यह जाना जाता है। जैव विविधता के लिए बहुत फेमस जगह है, जहाँ पर अब भाई वहाँ पे घना जंगल है तो जीवों का रहन सहन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए वहाँ पर उसको जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए बहुत फेमस जगह है और घूमने के लिए तो बहुत ही प्यारी जगह है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम अगर देखते हैं तो नीलगिरी पर्वत हो गया। नीलगिरी पर्वत पे हाँ ये देखिए, ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, नीलगिरी पर्वत और ये अन्नामलाई, ये अन्नाईमुदी है, अन्नाईमुदी चोटी और ये अन्नामलाई पर्वत पहाड़ी, इसके बीच में एक गैप दिख रहा है। इसको हम पाल घाट दर्रा बोलते हैं, इसको हम पाल घाट दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाल घाट दर्रा। ये आपको जो ये गैप दिख रहा है यहाँ पर एक दर्रा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पाल घाट दर्रा। अब पाल घाट दर्रा जो है, अच्छा एक्चुअली दर्रा हो क्यों बनाए गए हैं? पश्चिमी घाट पर्वत या पूर्वी घाट पर्वत में जो दर्रे हैं, तो ये दर्रे पहाड़ी को पश्चिम से पूर्व की ओर उसको पार करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए बने। भाई अगर हम पहाड़ी चढ़ के जाते हैं तो ज़्यादा मेहनत भी लगेगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अगर वो दर्रे हैं, गैप है, तो उस गैप से आराम से वो रास्ता निकल जाएगा और हम आसानी से इस पार से उस पार जा पाएंगे। वो दर्रे तो नेचुरली थे, तो उस दर्रे का लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया। किस लिए किया? सड़क परिवहन के लिए, वाहन परिवहन के लिए उसका यूज किए। जैसे यहाँ पर पाल घाट का दर्रा है, तो पाल घाट का दर्रा का उपयोग केरल से तमिलनाडु का ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, मतलब गाड़ी या सड़क परिवहन के लिए बना दिया गया है। कहाँ से? केरल से तमिलनाडु अगर जाना है तो हम लोग पाल घाट दर्रे से ही होकर गुजरते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी जो है एक, फिर इसके बाद नीलगिरी पर्वत और पाल घाट के दक्षिण में एक और पर्वतीय घाट का निर्माण होता है। घाट क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्वत आकर मिलते हैं और एक जगह बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं घाट। तो इसी तरह से पाल घाट दर्रे के दक्षिण में भी एक पर्वतीय घाट का निर्माण हुआ। इसमें प्रमुख रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? ये है अपना उत्तर की ओर जो पहाड़ी निकली हुई है, इसको हम अन्नामलाई पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अन्नामलाई। और जो उत्तर पूर्व की ओर, मतलब ये पूर्व की ओर है, इसको हम पालिनी की पहाड़ी बोलेंगे, पालिनी की पहाड़ी। और जो दक्षिण की ओर है उसको हम बोलते हैं कार्डामम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं।
ठीक है। अन्नामलाई कौन है? प्रमुख रूप से 3 है। पहला है अन्नामलाई पहाड़ी, दूसरा है पालिनी पहाड़ी, तीसरा है कार्डामम या इलायची, या इलामलय, इलामलम पहाड़ी, ठीक है। चलिए अब इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग बातें करते हैं। ये है आपकी अन्नामलाई जो उत्तर साइड है, और अन्नामलाई में पर चोटी पर ही एक अन्नामलाई पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है अन्नाईमुदी, और यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। ये जो ट्रेंगल दिख रहा है, मतलब ये चोटी जो दिख रही है अन्नामलाई पर्वत के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद अन्नामलाई हो गया। अब इसके बाद जो उत्तर पूर्व की ओर निकली हुई जो पहाड़ी है उसको हम बोलते हैं पालिनी की पहाड़ी, जो पूर्ण रूप से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, जो प्रमुख रूप से पूर्ण रूप से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। और इसी पालिनी की पहाड़ी पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल पालिनी की पहाड़ी पर कोडाई कनाल, कोडाई कनाल नामक एक पर्यटन स्थल है जो कि प्रमुख रूप से कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। पालिनी पहाड़ी पूर्ण रूप से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है और वहाँ पर एक पर्यटक स्थल है, उसका नाम है कोडाई कनाल। बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको लिखते जाना है और फिर जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कार्डामम की पहाड़ी, ठीक है। चलिए तो कार्डामम की पहाड़ी की बात करें, एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये पालिनी की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, लेकिन अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। बिल्कुल बॉर्डर पर है, इसलिए वो कुछ भाग उसका तमिलनाडु में है और कुछ केरल में। चलिए अब बात करते हैं कार्डामम पहाड़ी। ये जो कार्डामम की पहाड़ी है ये तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में विस्तृत है और यह अपने भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। मतलब दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम की पहाड़ी, या इसको हम इलायची पहाड़ी या इलामलय का पहाड़ी भी बोलते हैं, इलामलय पहाड़ी भी बोलते हैं। इसका नाम ही है, ये ऑप्शन में रखेगा तो कभी भी आपको, अगर मान लीजिए कार्डामम नहीं दे दिया, इलायची दे दिया, क्योंकि यहाँ इलायची सबसे ज़्यादा होती है कहते हैं, इलायची न देकर इलामलय दे दिया, तो आपको दिमाग में रखना है कि कार्डामम पहाड़ी का ही 3 नाम है, कार्डामम, इलायची और इलामलय, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया है। अब जैसा कि मैं बताया था आपको कि जो पर्वत है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं, इन पर्वतों को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने के लिए कुछ दर्रे हैं जिनका हम लोग आज के डेट में ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन को जोड़ने के लिए उन दर्रों का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग दर्रे पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए जैसा कि आपको पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूं कि जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी और पूर्वी पर्वत श्रेणी है, इनको पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने के लिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ये है पहाड़ी उत्तर से पूर्व, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, तो इनको पार करने के लिए
ऐसे गैफ, कुछ गैफ हैं, उन गैफों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला गैफ है थाल घाट। यहाँ पर है महाराष्ट्र में 2 गैफ हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से 2 गैफ हैं। ठीक है, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट का दर्रा और भोर घाट का दर्रा प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में है। लिख देते हैं, थाल घाट दर्रा, भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट, ये 2 दर्रे हैं जो कि कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है। अब थोड़ा थोड़ा इन पर हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इनका सड़क मार्ग है और क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। थाल घाट जो दर्रा है, थाल घाट जो दर्रा है, ये पहला दर्रा थाल घाट है। और अपने को यहाँ मुंबई है, आपको मालूम है, यहाँ पे कॉर्नर में एकदम समुद्र तट पे। अगर मुंबई से इधर बसे हुए किसी शहर में जाना है तो हम किस दर्रे से निकलेंगे, थाल घाट के दर्रे से निकलते हुए जाएंगे। मतलब नागपुर अगर जाना है, नागपुर अगर मान लीजिए जाना है तो यहाँ पे है, तो हम मुंबई से नागपुर जाने का मार्ग थाल घाट दर्रे से होकर जाता है। या इधर किसी भी शहर का नाम दे देता है और आपसे पूछता है कि थाल घाट से थाल घाट से नहीं, मुंबई से जबलपुर या मुंबई से मध्य प्रदेश है, मुंबई से अपने को इधर बिहार जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो वो आप क्या बताएंगे ऑप्शन में, थाल घाट का दर्रा। नेक्स्ट बात करते हैं भोर घाट का दर्रा। सेकंड है भोर घाट का दर्रा, वो भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, मतलब यहाँ पे है। अब भोर घाट का दर्रा जो है, भोर घाट के दर्रे से कौन सी सड़क जाती है, गुजरती है, वो बात कर लेते हैं। मुंबई से पुणे जाने वाली जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कहाँ से निकलती है, भोर घाट के दर्रे से निकलती है। और यह कहाँ तक जाती है, मुंबई से चलकर पुणे और चेन्नई तक यह जाती है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से पुणे व चेन्नई तक जाने वाली रास्ता है जो कि भोर घाट दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है पाल घाट का दर्रा। पाल घाट दर्रा, नेक्स्ट है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रे के बारे में पिछले बता भी दिया हूँ कि यह नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित एक दर्रा है, उसको हम बोलते हैं पाल घाट का दर्रा। पाल घाट का दर्रा केरल तथा तमिलनाडु के बीच का जो सड़क परिवहन है वो कहाँ से होता है, पाल घाट दर्रे से होता है। फिर इसके बाद ये कार्डामम की पहाड़ी पर भी एक दर्रा स्थित है। यहाँ पे कार्डामम की पहाड़ी पर एक दर्रा स्थित है जिसको हम बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा का सड़क परिवहन यहाँ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम यहाँ समुद्र के किनारे है। और तिरुवनंतपुरम से अगर हमको तमिलनाडु का एक बहुत अच्छा शहर है मदुरई, बहुत अच्छा शहर है मदुरई, अगर मदुरई जाना है तो हमको, यहाँ तमिलनाडु राज्य का मदुरई शहर है, तो हमको इस सेनकोट्टा दर्रा से होकर जाना होगा। मतलब तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से निकलता है, सेनकोट्टा दर्रा से होकर जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने पश्चिमी घाट को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं पूर्वी घाट में, है ना। पहला पॉइंट पूर्वी घाट में लिखेंगे,
कि पद या सतत नहीं है, सतत रूप से नहीं है, यह बीच बीच में कटा फटा है, मतलब बीच बीच में कटा छटा हुआ है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो अपना प्रायद्वीपीय भारत जो पठार है, जो पृष्ठभूमि है, वह पूर्व की ओर ढलान है और पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, वो यहाँ से बहती हैं पश्चिमी घाट से और पूर्व की ओर बहते हुए पूर्वी घाट को काट देती हैं। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जैसे ये देखिए गोदावरी हो गया, कावेरी, मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल वहाँ पर्वत नहीं रहेगा, साफ कर देती हैं। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट को काट दी है। बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो दर्शाया भी नहीं जा सकता है। अगर आप मैप में देखेंगे बहुत अच्छे से, तो वहाँ भौतिकी मैप में, तो वहाँ आपको फिजिकल मैप में, तो वहाँ जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझा दे रहे हैं और मेन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए यह पूर्वी घाट सतत न होकर यह कटा छटा हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये जो पूर्वी घाट का पर्वत है, ये जो पूर्वी घाट पर्वत है या पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, इनको अब भाई बीच से काट दे रही हैं नदियाँ, तो ये टुकड़े टुकड़ों में बट गई, तो इनका प्रमुख जगह बहुत स्थानों में, हर एक स्थान में इनका नाम अलग अलग, अलग अलग राज्यों में इनका नाम अलग अलग है। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। एक यहाँ पे है, इसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, है ना। फिर इसके बाद अगर उसके दक्षिण में आते हैं तो नल्लामलाई और पेलिकोंडा, नल्लामलाई और पेलिकोंडा प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। फिर इसके बाद और अगर दक्षिण में आते हैं तो 3 छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है। वो कौन कौन सी हैं? जावादी, सेवाराय और पंचमलाई। पंचमलाई, जावादी, सेवाराय और पंचमलाई, ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, ठीक है। और जो तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो तमिलनाडु की तीनों पहाड़ियाँ हैं, जावादी, सेवाराय और पंचमलाई, ये चारको नाइट की चट्टानों से, तमिलनाडु की जो छोटी छोटी 3 पहाड़ियां हैं, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, ये चारकोनाइट की चट्टानों से बनी हुई पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में जो चट्टानें हैं वो चारकोनाइट की चट्टानें हैं। चलिए, तमिलनाडु का नीलगिरी पर्वत समेत जो तमिलनाडु की पहाड़ियों का प्रमुख जो जगह है, जो तमिलनाडु क्षेत्र में है, नीलगिरी पर्वत का जो भाग जहाँ ऊटी है, ऐसे जगह में वहाँ पर चंदन और सागौन के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर चंदन और सागौन के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी का जो तमिलनाडु भाग है, तमिलनाडु में जो नीलगिरी का विस्तार हुआ है, वहाँ पर बहुतायत मात्रा में क्या है? चंदन और सागौन का पेड़ है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ने आज पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का अध्ययन कर लिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। जय हिंद।